हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्र उनवाल। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। हमारा कंसाइनमेंट चैप्टर चल रहा था हमारे, और कंसाइनमेंट चैप्टर में हमने 2-3 क्वेश्चंस भी कर लिए। आज हम एक नया टॉपिक कंसाइनमेंट चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। लॉस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, कि जब लॉस होता है बिजनेस में तो उस लॉस की क्या क्या एंट्रीज होती है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हमारे पास में जो लॉस है वो दो तरीके का यहाँ पर लॉस होगा। लॉस का मतलब समझते हैं, हानि होना। हानि यहाँ पर किसकी होगी? गुड्स की हानि, यानी लॉस ऑफ गुड्स। यानी हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आज का है, आज हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे। एक तो हम देखेंगे लॉस ऑफ गुड्स के बारे में, ठीक है। और एक हम देखेंगे अगर लॉस ऑफ गुड्स होता है तो उस केस में हम अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं। अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। व्हेन देयर इज लॉस, when there is loss। क्लियर? ये दो टॉपिक पे हमारी आज की पूरी क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ गुड्स का मतलब क्या होगा? बिजनेस के अंदर कई बार क्या होता है, हमारे पास जो माल होता है जिसके अपन ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब जिसका हम व्यापार करते हैं, उसमें कई तरीके से नुकसान हो सकता है, ठीक है। नुकसान होने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ऐसा नुकसान जो हमारे कारण से नहीं हुआ, यानी हमारी लापरवाही से नहीं हुआ, और दूसरा ऐसा नुकसान जो हमारी लापरवाही से हुआ, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लॉस को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो लॉस होता है वो दो तरीके का लॉस होगा गुड्स का, यानी जो माल हमारा खराब हो जाता है, ठीक है, जिसकी अपन ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कितने तरीके से लॉस हो सकता है। एक तो लॉस होता है नॉर्मल लॉस, एक लॉस होता है कौन सा? नॉर्मल लॉस। और दूसरा हमारे पास में जो लॉस होता है उसको अपन बोलते हैं अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस, इसे हिंदी में कहते हैं असामान्य हानि, और इसे कहा जाता है सामान्य हानि। सामान्य हानि, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट पे भी आएंगे, बट इससे पहले हम समझते हैं नॉर्मल लॉस क्या होता है, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो जो गुड्स है हमारे पास में, ठीक है, उसके नेचर के आधार पर लॉस होना संभावित ही है, यानी कि कंफर्म है, उसमें तो लॉस होगा ही होगा, जिसे हम रोक ही नहीं सकते। ऐसे लॉस को अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉस। वापस सुनेगा, जो गुड्स के नेचर के कारण, यानी जो हमारे पास माल है उसकी प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है, फिक्स है। कि जैसे अगर मैं बोलता हूं कि हम पेट्रोल लेके आते हैं, तो पेट्रोल में से 5 से 7% हर साल क्या हो जाता है, जितना भी हम पेट्रोल लेके आते हैं उसका 5 से 7% नुकसान हो जाता है या फिर उड़ जाता है। तो ये तो नॉर्मल लॉस होता ही है, हम इसमें हम चाहकर भी इस लॉस को रोक नहीं सकते। तो ऐसा लॉस जिसे हम चाहकर भी रोक नहीं सकते और माल की प्रकृति के कारण होगा ही होगा, फिक्स है, ऐसे लॉस को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस, ठीक है। और ऐसे लॉस जिसमें हम चाहें तो अगर अच्छी से हम सुरक्षा रखें तो उस लॉस को रोका जा सकता है, ऐसे लॉस को हम क्या बोल सकते हैं? अबनॉर्मल लॉस। तो दो तरीके के लॉस हो जाते हैं, एक तो होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा होता है अबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है? ऐसा लॉस जिसे रोका ना जा सके, ऐसी हानि जिसे जिसे रोका ना जा सके, ठीक है। और यानी हमारी लापरवाही से नहीं हो रहा है, वो फिक्स है, होगा ही होगा, आप चाहे कितना भी कर लो, लेकिन ये लॉस कभी भी ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, ठीक है। ये लॉस तो होगा, फिक्स है, ठीक है। तो इसमें हमारी लापरवाही नहीं होती, लापरवाही नहीं होती, ठीक है। तो माल की प्रकृति के कारण होता है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट होगा माल की प्रकृति के कारण। माल की प्रकृति के कारण यानी माल ही ऐसा है कि इसमें लॉस तो होना ही है, फिक्स है, ठीक है। तो एक तो हमारी लापरवाही नहीं होगी, दूसरी चीज क्या है, इसमें माल की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें हानि होना संभावित होता है। दूसरा लॉस होता है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस कैसा होता है? इसे रोका जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। अगर हम अच्छी से सेफ्टी रखें, सुरक्षा रखें, तो इसको रोका जा सकता है। यानी कि अच्छा, दूसरी चीज, ये लॉस किसके कारण होगा? ये लॉस अगर होता है तो हमारी लापरवाही के कारण होगा, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है लापरवाही। लापरवाही, जैसे अगर मैं बात करूं, लापरवाही का मतलब आग लग गई सडनली, ठीक है। और आग क्यों लगी? क्योंकि एक व्यक्ति वहां पर बैठा था और वहां पर स्मोक कर रहा था, जिसके कारण से क्या हुआ, वहां पर सडनली आग लग गई। अब अगर वो व्यक्ति स्मोक नहीं करता तो इस आग को रोका जा सकता था। तो ये जो लॉस होगा हमारे पास में, कौन सा लॉस हो जाएगा हमारे पास में? अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो ऐसे लॉस जिसे रोका जा सकता हो, ठीक है, और हमारी लापरवाही के कारण होते हैं, ऐसे लॉस कौन से होते हैं? अबनॉर्मल लॉस। और ऐसे लॉस जिसे रोका नहीं जा सकता और जो हमारी लापरवाही से नहीं होते, वो कौन से होते हैं? अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब बात करते हैं, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, तो अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या फर्क है? नॉर्मल लॉस की कभी भी अकाउंटिंग नहीं की जाती, इस लॉस को कभी भी हम पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली होता ही है तो हम कहते हैं साहब हमारी तो लापरवाही है नहीं, हमने तो जानबूझ के लॉस किया नहीं है, ठीक है, ये तो होना था जो हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हमारे अकाउंट्स में कहीं पर शो नहीं करते, लेकिन अबनॉर्मल लॉस क्योंकि हमारे कारण होता है, हमारी लापरवाही से होता है, तो इसलिए इसको पुस्तकों में यानी अकाउंटिंग के अंदर इसको हमेशा शो किया जाता है, अकाउंटिंग के अंदर इसको शो किया जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर इसकी अकाउंटिंग होगी कि नहीं होगी, इसकी तो अकाउंटिंग होगी नहीं, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नॉर्मल लॉस कितना, लेकिन इसकी हम अकाउंटिंग करते हैं, इसकी हम एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। एंट्री क्या करते हैं, इसकी एंट्री करेंगे अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये इसकी एंट्री होती है, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें इसकी गणना करनी पड़ेगी कि अबनॉर्मल लॉस होने पर किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन की जाती है, इसका मूल्यांकन कितना होगा और कितने अमाउंट हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर? तो देखिए अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी है फर्स्ट वापस देखिए, थोड़ा रिवाइज करिए। नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है जिसे हम रोक नहीं सकते, जो हमारी लापरवाही से नहीं होता है, ठीक है, फिक्स है ये लॉस तो होगा ही होगा, इसकी अकाउंटिंग कभी की नहीं जाती है। अब नॉर्मल लॉस हमारी लापरवाही से होता है, इसे हम चाहे तो रोक सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखना, इसका बीमा किया हुआ होता है, इसका बीमा होता है हमेशा, जबकि पता नॉर्मल लॉस के अंदर कभी भी इसका बीमा नहीं होता। यानी कि जैसे भूकंप आ गया तो क्या हम हमारे माल का इंश्योरेंस करा सकते हैं कि अगर भूकंप आने से हमें लॉस होगा तो आप हमें, इंश्योरेंस कंपनी को हम बोलते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी, क्या बोलेगी, हम भूकंप का इंश्योरेंस नहीं करते। तो भूकंप इसका एक एग्जाम्पल है अच्छा नॉर्मल लॉस का, ठीक है। क्या भूकंप हमारे कारण से आता है? नहीं, भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं, तो हमारे कारण से नहीं हो रहा है, यानी व्यक्तियों के कारण से नहीं हो रहा है, या जो बिजनेस चला रहे हैं उनके रीजन से नहीं होता है, ये एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, ठीक है। ज्यादातर तो ये क्या होता है, ये प्राकृतिक ही होता है, ये जो कारण है ना ये होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी कि हमारे इसमें कोई रोल नहीं होता है। जबकि पता है अब नॉर्मल लॉस जो होता है उसमें पूरा का पूरा रोल किसका होगा, हमारा होगा। तो प्राकृतिक कारणों का कभी भी इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता। तो एक चीज यहाँ पर और याद रखें, क्या इसका इंश्योरेंस हो सकता है, बीमा हो सकता है, इसका इंश्योरेंस नहीं होगा, जबकि अबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस होता है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा आ जाए कि ऐसी हानि हो गई है, ऐसा लॉस हो गया जिसका बीमा कराया हुआ था, तो अगर बीमा कराया हुआ था तो हमें डायरेक्टली समझ जाना चाहिए कौन सा लॉस है, अबनॉर्मल लॉस। और अगर किसी चीज का बीमा नहीं होता और हानि होगी तो वो लॉस कौन सा होगा, नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा दोनों के बीच में नॉर्मल लॉस क्या होता है और अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, ठीक है। तो मेनली समझने के कारण यही है कि ये प्राकृतिक कारण है, हमारे कारण से नहीं होता है, यहाँ पर लापरवाही के कारण होगा, और लापरवाही कौन करेंगे, हम करेंगे, यानी जो बिजनेस चला रहे हैं उन व्यक्तियों ने कुछ ना कुछ लापरवाही करी होती है जिसके कारण से लॉस हो जाता है, इसकी अकाउंटिंग की जाती है, जबकि नॉर्मल लॉस की कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन। चलिए, तो लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट में दो तरीके के हो गए, एक तो नॉर्मल लॉस, एक हो गया हमारे पास में अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस के अंदर क्योंकि अकाउंटिंग की जाती है इसलिए हमें इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम अब ये देख रहे हैं कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस, असामान्य हानि, असामान्य हानि का मूल्यांकन। इसका फॉर्मूला आप याद रखें, अगर आपने अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट किया हो तो यहां पर भी ध्यान रखना, जैसे अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन होती है वैसे के वैसे अपन अबनॉर्मल स्टॉक की भी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए अबनॉर्मल स्टॉक में भी एक चीज और आती है, ये जो अबनॉर्मल लॉस होता है, ये लॉस कहाँ हुआ, दो जगह हो सकता है, या तो माल रास्ते में हो या फिर माल गोडाउन में पहुंच गया हो, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं, हमें अबनॉर्मल लॉस निकालना है, तो अबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला होता है बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट। ये वही फॉर्मूला जो अनसोल्ड स्टॉक में था, अनसोल्ड स्टॉक में टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट था, यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट है, मल्टीप्लाई वहां पर अनसोल्ड स्टॉक की यूनिट्स लेते थे और यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे अबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स, यानी जितना अबनॉर्मल लॉस यूनिट्स हुआ है उन यूनिट्स को यहाँ पर ले लें अपन, तो क्या आ जाएगा, यानी सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। अब अनसोल्ड स्टॉक पूछे तो मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक यूनिट से हो जाएगा, अब नॉर्मल लॉस पूछे तो यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस यूनिट से हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, हमें क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये गिवन होगा, ठीक है, टोटल यूनिट दे रखी होगी, कितनी हमने यूनिट्स भेजी, अब नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का हुआ ये भी हमें क्वेश्चन में क्या होगा, दिया हुआ होगा। तो दिया हुआ क्या नहीं होगा, टोटल कॉस्ट जो आपको कैलकुलेट करनी है। अब टोटल कॉस्ट निकालते वक्त एक चीज ध्यान रखें,
टोटल कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है। दो कंडीशन क्या क्या बनती है समझना। लॉस दो जगह हो सकता है, या तो इन ट्रांजिट हो सकता है, रास्ते में अभी तक माल पहुंचा ही नहीं गोडाउन में, या फिर एट गोडाउन हो सकता है। दो तरीके से हमारा लॉस हो सकता है। यानी फर्स्ट हमारी कंडीशन होती है इन ट्रांजिट, यानी कि मार्ग में है अभी तक, ठीक है, मार्ग में, और एट गोडाउन, एट गोडाउन यानी कि गोदाम में, गोदाम पर। तो लॉस हमारे पास में दो हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूं एक्स ने वाई को माल बेचा और अभी तक माल रास्ते में, और रास्ते में अचानक से क्या हो गया, दुर्घटना घटित हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट से माल का लॉस हो गया, ठीक है। तो पहली चीज तो एक्सीडेंट होना कौन सी घटना है, नॉर्मल या अबनॉर्मल? अबनॉर्मल लॉस माना जाता है हमेशा, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तो हम मानेंगे कि हमारे कारण से एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, रास्ते के अंदर। अब बात करते हैं इन ट्रांजिट है तो रास्ते में हुआ, तो रास्ते के अंदर मुझे एक बात बताइएगा, क्या कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस किया होगा? अभी तक माल अभी तक रास्ते में चल रहा है तो कंसाइनी तक तो माल पहुंचा ही नहीं है, तो कंसाइनी ने अभी तक कोई खर्चा किया ही नहीं होता इसके अंदर। लेकिन अगर गोडाउन में माल पहुंच जाए उसके बाद में इसमें लॉस होता है तो इसके अंदर कंसाइनी एक्सपेंस कर चुका होता है। समझ पा रहे हैं? अगर रास्ते में एक्स ने वाई को माल भेजा, अभी तक यहां पर था माल, और अचानक से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने पर क्या होगा, क्या वाई ने इसके ऊपर कुछ एक्सपेंस किए होंगे? क्या नहीं किए होंगे, ठीक है, क्योंकि माल रास्ते में। लेकिन अगर ये एट गोडाउन होता है, एट गोडाउन होता है, तो ये क्या एक्सपेंस करेगा इसके ऊपर? यस, माल गोदाम में पहुंच चुका है और अब ये इसके ऊपर एक्सपेंस कर चुका होगा। यानी कि कंसाइन एक्सपेंस कब करेगा? जब माल उसके पास में पहुंच जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि लॉस कहाँ हुआ है? रास्ते में, ठीक है। देखिए दोनों ही केस में फॉर्मूला यही लग रहा है, फर्क ये है कि टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में इन ट्रांजिट है तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे कितने का माल भेजा गया, इसमें हम ऐड करते हैं एक्सपेंस बाय कंसाइनर, कंसाइनर यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रेषक के खर्चे इसमें जोड़े जाएंगे, प्रेषणी के कोई खर्चे, कंसाइनी के कोई खर्चे इसमें ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंसाइनी ने अभी तक इस पे कोई एक्सपेंस किया भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो अमाउंट आता है इसी को अपन बोलते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सेम वही कैलकुलेशन है, फर्क सिर्फ ये है कि अगर इन ट्रांजिट होता है, रास्ते में होता है, तो कंसाइन के एक्सपेंस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर एट गोडाउन होता है, ठीक है, कहाँ होता है? एट गोडाउन, तो इस केस में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे अपन एक्सपेंस बाय कंसाइनर, कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंस, और अब माल गोडाउन में पहुंच चुका है। जब माल गोडाउन में पहुंच गया तो इसका मतलब कंसाइनी ने भी इसके ऊपर एक्सपेंस किया होगा। तो यहाँ पर हम कंसाइनी के भी एक्सपेंस लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन से एक्सपेंस? सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। पढ़ चुके हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, फिर भी वापस बता दूं। जब माल कंसाइनी से, कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुंचता है तो कंसाइनी कुछ ऐसा एक्सपेंस करता है जो माल को गोडाउन में पहुंचने से पहले पहले किए गए, ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कहलाता है। कौन सा एक्सपेंस कहलाता है? नॉन रिकरिंग। तो ऐसे एक्सपेंस को अपन क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग, यानी कि माल को गोडाउन में पहुंचने से पहले पहले जो एक्सपेंस किए जाए उसे हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनी, कंसाइनी। तो देखिए यहाँ प्रेषक के तो सारे खर्चे जोड़े ही जाएंगे और यहाँ पर प्रेषणी के भी खर्चे जोड़े जाते हैं, और फिर जो अमाउंट आता है इट इज योर टोटल कॉस्ट। समझ गए? तो अगर वापस देखिए वैल्यूएशन बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाई एबनॉर्मल लॉस यूनिट। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त याद रखिए अगर इन ट्रांजिट लॉस हुआ तो क्या होगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक्सपेंस बाय कंसाइनर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सिर्फ यहाँ एक चीज नहीं है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनी। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि माल अभी तक रास्ते में गोडाउन तक पहुंचा ही नहीं है, तो इसका मतलब कंसाइनी ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस किया भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करेंगे, इस तरीके से हम उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको यहाँ तक उतार लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ और फिर अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं। एक अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं अपन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जो एग्जांपल लिख रहा हूं
और अच्छे से ट्राई करना इसको आप सेल्व कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, एक्स ने वाई को 1000 यूनिट्स भेजी। सपोज कीजिए घी के हमने पीपे भेजे उसको। ठीक है, तो घी के टीन हमने उनको सेंड किए एट द रेट ऑफ 50 ईच, यानी कि एक पीपा कितने का था, 50 रुपए का। ठीक है, टीन, तो हमने 1000 टीन भेजे हैं। ठीक है, और एक कितने का, 50 रुपीज का। किसको भेजा, एक्स ने वाई को भेजा। फिर हमने कहा एक्सपेंस बाय एक्स, एक्स ने कुछ एक्सपेंस किया 10,000 रुपीज। ठीक है, एक्सपेंस बाय वाई, और वाई के भी मैं एक्सपेंस का नाम लिख देता हूँ ताकि हमें क्लियरिटी आ जाए थोड़ी कि कौन से रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं और कौन से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं। तो मैंने कहा उसने क्या क्या पे किया, उसने एक तो फ्रेट पे किया। ठीक है, फ्रेट पे किया है उसने 3000 रुपीज। एक इसने गोडाउन का रेंट पे किया, गोडाउन का रेंट पे किया 5000 रुपीज। ठीक है, ये इसने एक्सपेंस किए। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है वाई सोल्ड 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 70 ईच। उसने 900 टिन 900 टिन एट द रेट ऑफ 70 ईच में क्या कर दिए, सेल कर दिए। 50 टिन जो थे, 50 टिन वर लॉस्ट, लॉस्ट। ठीक है, और ये कौन सा लॉस है, अबनॉर्मल लॉस है। समझ गए, तो हमारे पास में अबनॉर्मल लॉस आ गया कितने टिन का, 50 टिन का। ठीक है, और रिमेनिंग अब हमारे पास में कितने टिन बच गए, 50 टिन्स रिमेन। रिमेन मतलब ये हो गया हमारे पास में अनसोल्ड स्टॉक। क्या हो गया, अनसोल्ड स्टॉक। अब समझिएगा, पहले हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी, अबनॉर्मल लॉस की। तो बताइए, हमेशा याद रखना, पहले हमेशा अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की जाती है, फिर अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन की जाएगी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि अबनॉर्मल अनसोल्ड स्टॉक किस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अब मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसको। हमें निकालना है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दिखा चुका मैं आपको। क्या फॉर्मूला होगा, टोटल कॉस्ट, कुल लागत, अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाई अबनॉर्मल लॉस यूनिट। सिंपल पॉइंट है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें ना, तो टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। टोटल यूनिट कितनी भेजी गई थी, ये लिखा हो 1000 यूनिट हमने सेंड करी। ठीक है, तो 1000 टिन थे ये, तो हमने अपॉन में लिख देते टोटल 1000 टिन हमने सेंड किया, मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का हुआ, क्वेश्चन में गिवन है 50 टन का अब नॉर्मल लॉस हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 50 से। सिंपल। तो देखिए, क्वेश्चन में दो चीजें तो आपको दे ही रखी है, अब हमें निकालना क्या, टोटल कॉस्ट निकालना है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इन ट्रांजिट हुआ या एट गो डाउन हुआ। तो हम इस क्वेश्चन में दो लाइन लिख देते हैं। क्या लाइन लिख देते हैं कि सॉरी, अबनॉर्मल लॉस निकालिए, अबनॉर्मल लॉस इफ लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, ये, या फिर अबनॉर्मल लॉस इफ लॉस एट गो डाउन। दोनों चीजें अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना अच्छे से। तो मैं इस फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग लिख देता हूं, ये हम कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, इन ट्रांजिट कैलकुलेट करें सबसे पहले तो। ठीक है, रास्ते में होगा तो क्या होगा। तो इस केस में बताइए टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कितने का माल भेजा गया था, देखिए 1000 टीन थे, मल्टीप्लाई 50 रुपीज का पर टीन था, तो 1000 मल्टीप्लाई 50 कितने हो गए ये 50 सॉरी हाँ 50,000, 50,000 का टीन हो गया, टोटल गुड्स हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे एक्सपेंस बाय कंसाइनर, यानी कि एक्स। एक्स का कौन सा एक्सपेंस था, ध्यान से देखिए, एक्स ने 10,000 का एक्सपेंस किया, तो पूरा का पूरा ऐड कर लेंगे अपन। ठीक है, लेकिन क्या लॉस इन ट्रांजिट हुआ है, यस। इन ट्रांजिट होने का मतलब क्या है कि क्या हम कंसाइनी के एक्सपेंस लेंगे, अब नहीं लेंगे। अगर एट गो डाउन होता है तो कंसाइनी के एक्सपेंस लिए जाते हैं, इन ट्रांजिट है तो कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं लिए जाते, ये चीज याद रखना। तो यहीं तक हम कैलकुलेट कर लेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास में, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये क्या हो गई, टोटल कॉस्ट 60,000। तो चलिए, तो टोटल कॉस्ट है 60,000 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई 50, तो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी। कैलकुलेटर कहाँ गया, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं।
10 से 10 चला जाएगा, ठीक है। 5 से ये 2 टाइम 0 20, 0 से 0 3000। तो हमारे पास में इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी 3000 रुपये। तो 50 जो टीम थे उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 3000 रुपीज हमारी वैल्यूएशन हो गई किसकी, हमारी जो 50 टीम है उसकी। ये कब है, अगर लॉस इन कहां पर हो रहा है, लॉस इन ट्रांजिट। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। अब आप इसको उतार लीजिए, अगर यही लॉस एट गोडाउन होता, ठीक है, कहां होता, एट गोडाउन, ठीक है। आप इसको उतार के उसके बाद इसको वापस करें तो ये फर्स्ट पॉइंट पहले वाला था और अब मैं जो करा रहा हूं सेकंड है। इफ लॉस एट गोडाउन, गोडाउन पे होने पर क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा 60,000 की जगह यहाँ पर क्या आएगा वो समझना। अब अगर लॉस होता है तो ये तो आएगा ही, एक्सपेंस बाय कंसाइनमेंट भी आएंगे, प्लस यहाँ पर ऐड हो जाएगा एक्सपेंस बाय वाई। और कौन से एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग। गोडाउन में जाने के बाद लॉस हुआ, इसका मतलब कंसाइनी ने भी इसके ऊपर एक्सपेंस कर ही दिया, ठीक है। तो चलिए तो देखिए इसके नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन सा होता है, क्या फ्रेट नॉन रिकरिंग है, यस, माल रास्ते में था तभी इन्होंने एक्सपेंस पे कर दिया। गोडाउन का रेंट गोडाउन में पहुंचने के बाद पे किया जाता तो ये एक्सपेंस नहीं लेंगे, हम कौन सा एक्सपेंस लेते हैं, जो रास्ते में होता है, यानी माल को गोडाउन में पहुंचते तक का जो एक्सपेंस होता है उसको अपन बोलते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। कितना, 3000 रुपीज। तो अब हमारे पास इस केस में 63,000 क्या आ गई इसकी वैल्यूएशन, तो यहाँ आ जाएगा 63,000, ठीक है। 10 से 10, अब हमारे पास वैल्यूएशन क्या आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इन ट्रांजिट होने पर हमारे पास आया था क्या, अबनॉर्मल लॉस कितने का आया था, अबनॉर्मल लॉस 3000 रुपीज का। और 8 गोडाउन होने पर हमारे पास में लॉस आएगा 63। 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 2 टाइम्स 0, 0 से 0, ठीक है। 6 का हाफ 3, 150, 3150 क्या आ जाएगा, अगर 8 गोडाउन हुआ तो 3150। तो देखिए फर्क पड़ता है, अगर इन रास्ते में होता है, इन ट्रांजिट होता है तो हमारे पास कॉस्ट कम आई हुई होती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक कंसाइनमेंट को एक्सपेंस किया ही नहीं। लेकिन 8 गोडाउन होता है तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें उस कंसाइनी के भी एक्सपेंस जोड़ दिए जाते हैं, तो हमारी जो वैल्यूएशन आती है ना अबनॉर्मल लॉस की वो थोड़ी ज्यादा आती है, समझ गए। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन जहां पर हमने दोनों कैलकुलेशंस करी, अबनॉर्मल लॉस किस तरीके से, दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम रहता है, फर्क सिर्फ ये पड़ता है टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। इन ट्रांजिट है तो एक्सपेंस बाय कंसाइनी नहीं लेंगे, कौन से, नॉन रिकरिंग वाले, ठीक है। और अगर एट गोडाउन है तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनी ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बात करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इस एग्जाम्पल को नहीं मिटाऊंगा अभी, हम सिर्फ अब बात कर रहे हैं अगर, अब मैं इसमें से एक पॉइंट रख देता हूं, ठीक है। आई थिंक आप समझ तो गए होंगे वैसे भी। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज बोल देता है कि अनसोल्ड स्टॉक भी निकालिए, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस निकाला हुआ है और हमने कैलकुलेट किया, तो इस केस में अब हमें अनसोल्ड स्टॉक भी निकालना पड़ेगा, तो इसके बारे में समझना। अनसोल्ड स्टॉक दो तरीके से निकलता है, अनसोल्ड स्टॉक। अब दो तरीके कौन कौन से होते हैं, चलिए काम करते हैं, मैं अनसोल्ड स्टॉक से पहले आपको नॉर्मल लॉस समझा देता हूं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। नॉर्मल लॉस होने पर, अब अगर क्वेश्चन में दोनों लॉस आ जाए हमारे पास में तो क्या होगा, नॉर्मल लॉस भी आ जाए और अबनॉर्मल लॉस भी आ जाए, समझ पा रहे हैं। तो अबनॉर्मल लॉस की नॉर्मल हमने कैलकुलेशंस कर ली, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूं और एक बार वापस आपको समझा रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में हमारे पास में नॉर्मल लॉस भी और अबनॉर्मल लॉस भी, ठीक है। इफ देयर इज नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो पहली चीज तो अब नॉर्मल लॉस होने पर हमें उसकी वैल्यूएशन तो नहीं करनी, लेकिन क्या उसका कुछ इफेक्ट अबनॉर्मल लॉस पर भी पड़ता है, जी हाँ पड़ता है। सपोज कीजिएगा मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने 1000 यूनिट्स परचेज करी, अभी वाला जो अपन एग्जांपल लेते हैं, एट द रेट ऑफ 50, तो क्या मैंने 50,000 का गुड्स परचेज किया, यस, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये चीज हटा दूं और मैं कहता हूं बताइए 50,000 रुपीज का आपने गुड्स परचेज कर रखा है, ठीक है, उसमें आपने 1000 यूनिट्स परचेज करी, तो बताइए पर यूनिट कितने की होगी। मैंने क्या बोला, ये चीज हटा दी मैंने बोला 1000 यूनिट्स आपने परचेज करी कितने में, 50,000 में, तो बताइए 1 यूनिट की रेट क्या होगी, एक यूनिट की रेट क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, 50,000 डिवाइड बाई 1000, तो एक यूनिट की रेट कितनी आ गई, 50 रुपीज, समझ पा रहे।
इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस होने पर देखिए अकाउंटिंग तो नहीं की जाती, लेकिन हम क्या करते पता है, जैसे मैंने कहा इस 1000 में से 100 यूनिट जो थी वो हमारी नॉर्मल लॉस हो गई। क्या हो गई? नॉर्मल लॉस। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट होगा। पहले जहां 1000 का हमारे पास में गुड्स था, उसकी वैल्यूएशन कितनी थी? 50,000। अब वही हमने कहा साहब 100 यूनिट तो लॉस हो गई, तो अब हम कहेंगे कि अब मेरे पास 900 यूनिट है, कितने की? 50,000 रुपीज की। तो मैंने क्या किया मालूम है? मैंने इस लॉस को बाकी की यूनिट्स के ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो पहले जहां 1000 रुपीज के 1000 यूनिट थी 50,000 की, ठीक है, वहीं पर 900 यूनिट अब कितने की होगी? 50,000 की। तो इस केस में यहां पर 1 यूनिट कितने की हो जाती थी? 50,000 डिवाइड बाई 1000 कितने हो गए? 50 रुपीज। अब यहाँ पर 1 यूनिट कितने की होगी मालूम है? 50,000 डिवाइड बाई 900। 20 से 20 गए, ठीक है, 9 5 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स 0.55 आता रहेगा। यानी अब हमारे पास पहले जो यूनिट एक 50 रुपीज की हुआ करती थी, अब वो एक यूनिट कितनी होगी? 55.55 रुपीज की होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो लॉस है ना, उस लॉस को बाकी की यूनिट्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। समझ गए? जबकि अब नॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं होता है। अब नॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं? उस गुड्स को और उस यूनिट दोनों को उठा के साइड में रख देते हैं। जबकि यहाँ पर हम उस लॉस को मानते हैं कि हमारे कारण से तो हुआ नहीं है लॉस, तो हम क्या मानेंगे कि पहले हमारे पास 1000 यूनिट 50,000 की थी, अब मान लेंगे 900 यूनिट हमारे पास कितने की? 50,000 रुपीज की। समझ में आया पॉइंट? तो अब देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस होगा तो वो आपको हमेशा ये चीज तो बताएगा कि कितना लॉस हुआ नॉर्मल 100 यूनिट, और ये तो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होगा। तो इस केस में अब आप अबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या बोला मैंने? इस केस में अबनॉर्मल लॉस, तो क्या मैं कह सकता हूं अबनॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करने के दो पॉइंट आ गए अब हमारे पास। क्या? इफ देयर इज नॉर्मल लॉस, अगर वहां पर नॉर्मल लॉस भी है, ठीक है, और इफ देयर इज नो नॉर्मल लॉस, ठीक है, तो फॉर्मूला में कुछ फर्क पड़ेगा। अब देखिए जो अभी तक हमने किया वो ये वाला फॉर्मूला था कि हमने नॉर्मली माना सिर्फ अबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या होगा। तो देखिए क्या फॉर्मूला लग रहा था यहाँ पर अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला लग रहा था टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट मल्टीप्लाई अबनॉर्मल लॉस यूनिट। ये हमारा फॉर्मूला लग रहा था। अगर नॉर्मल लॉस भी होता है और फिर अगर हमें पूछे कि बताओ अबनॉर्मल लॉस निकालना, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो इस केस में अबनॉर्मल लॉस बराबर फॉर्मूला देखिए, ऊपर टोटल कॉस्ट ही आएगा, नीचे टोटल यूनिट ही आएगा, टोटल यूनिट, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अबनॉर्मल लॉस यूनिट से। सर दोनों फॉर्मूला तो सेम है, फर्क ये है नॉर्मल लॉस होने पर यूनिट में से उस लॉस को माइनस किया जाता है, सिर्फ यूनिट्स में से। ठीक है, तो हम यहां से माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस यूनिट। क्या बोला मैंने? क्या माइनस करेंगे हम? नॉर्मल लॉस यूनिट को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किसमें से? अगर नॉर्मल लॉस होता है तो ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस यूनिट्स भी आ जाएगी। ठीक है, अगर नॉर्मल लॉस नहीं होता है तो हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है? नॉर्मल लॉस का टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस यूनिट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इन फॉर्मूलाज को उतार ले। अब एक और मैं आपके ऊपर इसका एक क्वेश्चन बनाता हूं। तो चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपन इसका भी। चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, जो हमने नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस दोनों का साथ में देखा। एक्स वाई को माल भेजता है, 10,000 यूनिट्स भेजता वो, 10,000 इकाइयां एट द रेट ऑफ 20 ईच। एक इकाई कितने की है? 20 रुपए की, यानी इसने टोटल कितने का माल भेज दिया उसको? 10,000 मल्टीप्लाई 20, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का माल भेज दिया। ठीक है, फिर एक्सपेंस बाई एक्स, एक्सपेंस बाई एक्स, एक्स ने 30,000 रुपए का एक्सपेंस किया। एक्सपेंस बाय वाई, वाई ने क्या क्या एक्सपेंस किया है? वाई ने एक तो कैरिज पे की, कैरिज 5,000। ठीक है, वाई ने
इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते के अंदर जो माल रहेगा उसका इंश्योरेंस का उसने कुछ खर्चा पे किया, वो कितना था 15,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटली उसने कितना एक्सपेंस पे कर दिया, टोटल उसने एक्सपेंस पे कर दिया है तो उसने टोटली एक्सपेंस पे किया है 20,000 और उसने एक और चीज पे की, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, गोडाउन का इंश्योरेंस का खर्चा उसने पे किया 10,000 रुपीज। ठीक है, ये उसने एक्सपेंस पे किया। इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इस साइड में पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कुछ नॉर्मल लॉस हो गया यूनिट्स का, नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स का क्या हो गया नॉर्मल लॉस, यूनिट सोल्ड कितनी इकाइयां बेच दी उसने 9,500 यूनिट्स क्या कर दी, सेल कर दी, 9,450, 9,450 इकाइयां उसने क्या कर दी, सेल कर दी। ठीक है, एट द रेट ऑफ 35 ईच। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कुछ अबनॉर्मल लॉस हुआ, अबनॉर्मल लॉस हमारे पास हो गया 300 यूनिट्स का, कितने यूनिट्स का 300 यूनिट्स का। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है कि कितने का अबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, तो पहली चीज तो बताइए अबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ, इन ट्रांजिट या एट गोडाउन। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, हम यहाँ लिख देते हैं लॉस एट गोडाउन। ठीक है, यानी ये जो अबनॉर्मल लॉस हुआ ये कहां पर हुआ, गोडाउन के अंदर। तो अब हमें क्या निकालना, हमें अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना। ठीक है, कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन अबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला पुट कीजिए, अबनॉर्मल लॉस इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट। अब जब क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया हुआ हो, आपको क्या दिया हुआ हो, नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ हो, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस की यूनिट्स भी दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, तो हम टोटल यूनिट में से माइनस करते हैं नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। समझ में आया, क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि मैंने अभी ये भी आपको बताया था कि जब नॉर्मल लॉस होता है तो हम जो यूनिट्स होती है सिर्फ यूनिट कम करते हैं, अमाउंट कम नहीं करते। यानी अमाउंट जो है ना, कॉस्ट वो की वो रहेगी, लेकिन यूनिट्स जो है वो हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ यही फर्क है, नॉर्मल लॉस अगर होता है तो नीचे से यूनिट्स भी कम हो जाती, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, अबनॉर्मल लॉस यूनिट। क्लियर है, तो सिंपल सा पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, देखिए टोटल यूनिट कितनी थी, टोटल यूनिट थी 10,000, तो 10,000। ठीक है, माइनस नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का हो गया था, 50 यूनिट्स का, तो माइनस कर देंगे 50 यूनिट्स। ठीक है, ऊपर टोटल कॉस्ट हमारे पास ये कैलकुलेट करनी, मल्टीप्लाई, अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितनी हो गई हमारे पास, अब नॉर्मल लॉस यूनिट है 300। ठीक है, अब हमें अगर एक चीज पता चल जाए, क्या चीज पता चल जाए, टोटल कॉस्ट, तो हमें क्या पता चल जाएगा, अब नॉर्मल लॉस कितना है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है अपने को, लॉस का हुआ एट गोडाउन, गोडाउन में जब लॉस होता है तो हम कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट, हम निकालते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे जो माल भेजा गया था कितने का था, टोटली 2 लाख का। ठीक है, इसमें ऐड करते हैं अपन एक्सपेंस बाय कंसाइनर, कंसाइनर यहाँ पर कौन है, एक्स है, तो एक्स ने जो माल भेजा था उसने एक्सपेंस किया उसके ऊपर कितना 30,000 रुपीज का। ठीक है, ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय वाई। अब बात करते हैं नॉन रिकरिंग। अच्छा, पहली चीज तो वाई के हमने एक्सपेंस क्यों लिए, क्योंकि गोडाउन में लॉस हुआ, और गोडाउन में लॉस होने पर तो कंसाइनी के भी सारे एक्सपेंस जोड़ेंगे, सारे ही नॉन रिकरिंग एक्सपेंस अपन जोड़ते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, वो एक्सपेंस जो गोडाउन माल को गोडाउन पर पहुंचने तक के किए जाए। ठीक है, तो कैरिज यानी गाड़ी भाड़ा, गाड़ी भाड़ा कहाँ पे किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, गाड़ी भाड़ा पे किया जाता है रास्ते में। ठीक है, तो ये खर्चा आएगा 5,000। फिर बात करते हैं इंश्योरेंस, दो तरीके के इंश्योरेंस दी, एक तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और एक इंश्योरेंस इन गोडाउन। तो देखिए ट्रांजिट यानी कि रास्ते में जो माल चल रहा है ना उसका इसने इंश्योरेंस कराया, तो ये एक्सपेंस जो है ये गोडाउन में पहुंचने से पहले पहले कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही माल गोडाउन में पहुंच जाएगा वो इंश्योरेंस वहां पर फिनिश हो जाएगा।
समझ गए। तो ये भी क्या होगा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होगा। और उसके बाद इंश्योरेंस एड गोडाउन का जो इंश्योरेंस होगा वो यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि माल गोडाउन में पहुंच चुका है, उसके बाद का इंश्योरेंस है ये, समझ गए। तो यहाँ पर दो तरीके के हमें एक्सपेंस लेने, 5000 तो कैरिज और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो हमेशा याद रखना, अगर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता है तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मानते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में गुड्स जो चल रहा है ना, उसका हमने इंश्योरेंस कराया। कितना? 15000। ठीक है, तो टोटली हमारे पास हो गया 20000। ये टोटल कॉस्ट आ गई 2,50,000। यहां तक कोई डाउट है? सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक फर्क पड़ा, यहाँ पर नॉर्मल लॉस होने पर नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस करनी है, बाकी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ऊपर लिख देते 2,50,000। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो 2,50,000 अपॉन में आ जाएगा 9950 मल्टीप्लाई 300। तो जो अमाउंट आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में अब नॉर्मल लॉस। कैलकुलेट कर लेते हैं। 250 डिवाइड बाई 9950 मल्टीप्लाई 300, तो हमारे गुड्स जो अब नॉर्मल लॉस आएगा 7538। 7,538 रुपए का हमारे पास में क्या आ गया, नॉर्मल सॉरी अब नॉर्मल लॉस। समझ गए। तो ये था हमारे पास टॉपिक नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस होता है तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास बड़ी हो जाएगी इसलिए आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। कल की क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे अनसोल्ड स्टॉक भी कैसे निकालेंगे। वो अगर आपने निकाली तो आपका लगभग 80% चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस पूरे चैप्टर में अगर अच्छे से चीजें देखी जाए ना, तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। बस कैलकुलेशन आपको अगर अच्छे से आती हो तो चैप्टर बहुत ही इजी है। कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो गई तो चैप्टर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए आज की जो हमारी क्लास थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। क्यों? क्योंकि हमने आज कैलकुलेशन करना सीखा अब नॉर्मल लॉस के बारे में। ठीक है, और नॉर्मल लॉस की तो हमें अकाउंटिंग करनी ही नहीं होती है और ना ही हमें इसका वैल्यूएशन करना होता है। हमें सिर्फ क्या चीज कैलकुलेट करनी होती है, अब नॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी क्लास को प्लीज लाइक कीजिए। हम इतनी लेट नाइट तक, अभी 11 बजे मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई होप आप समझ सकते हैं। आपके लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। प्लीज जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने 12th के जितने भी फ्रेंड्स हैं, 12th के साथ साथ में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की, एमकॉम की, सीए फाउंडेशन की सारी क्लासेस अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर। तो जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आपके पास, उन सबको हमारे इस वीडियोस को जरूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतने ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा तो मुझसे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।